ईरान के सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पार्स पर हुए हमले के बाद जंग और भी ज्यादा भीषण हो गई है। गैस फील्ड पर हमले के बाद ईरान बुरी तरह से बौखला गया है। ईरान ने अब खाड़ी देशों की तेल और गैस फैसिलिटी को टारगेट करना शुरू कर दिया है। बीती रात इजराइल से लेकर कतर, सऊदी अरब और कुवैत में बमबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं ईरान ने यूएई से मुआवजे की मांग की है। ज्यादा अपडेट लेते हैं दुबई में मौजूद संवाददाता अरुणिमा से। अरुणिमा, जंग अब और भी ज्यादा भड़कती हुई दिख रही है, क्या है पूरी अपडेट? जब इजराइल ने ईरान के गैस फैसिलिटीज़ पर हमला किया उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि ईरान बौखला सा गया है। चाहे वो कतर के रस लबान गैस फैसिलिटी पर हो या हबशान जो अबू धाबी में गैस फैसिलिटी है वो हो, लगातार ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं। बीती रात पिछले 24 घंटे में कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, ये जो पूरा इलाका है अबू धाबी, पूरे इलाके पे ईरान का कहर बरसा है। रियाद में एक मीटिंग बुलाई गई थी जहां सारे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनके मिनिस्टर्स और उनके नुमाइंदे मौजूद थे। तुर्की, जॉर्डन, बहरीन, यूएई, कतर, ये सब मौजूद थे और उन सब ने मिलकर फिर एक बार ईरान से कहा है कि जो गुड नेबरली रिलेशन है, जो पड़ोसियों के साथ रिश्ते हैं, उनको ख़राब ना करें। साथ ही साथ ये चेतावनी भी दी है कि देखिए, अगर इस तरीके से ईरान लगातार गल्फ़ कंट्रीज़ को निशाना बनाता रहा तो गल्फ़ कंट्रीज़ अपना राइट रिज़र्व करती हैं फॉर डिफेंस, उनकी तरफ से भी फिर अग्रेशन हो सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध अब एक नए अध्याय की तरफ बढ़ रहा है। साथ ही अरुणिमा, गैस फील्ड पर हमलों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का आखिर क्या रुख है? इजराइल की तरफ से ईरान के गैस फैसिलिटीज़ के पे जो हमला हुआ है उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने चेताया है। एक तरफ उन्होंने कहा है कि इजराइल अब आगे ऐसे हमले नहीं करेगा, दूसरी तरफ उन्होंने ईरान को भी ये वार्निंग दी है कि ईरान ने जो पलटवार कतर के गैस फैसिलिटीज़ पे की वो भी अब नहीं होने चाहिए। अगर आगे ऐसा हुआ तो ट्रंप ने ये चेतावनी दी है कि इस पे बहुत भारी नुकसान ईरान को उठाना पड़ सकता है। कतर के जो इलाके पे हमला हुआ है ये बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि यहाँ जो एनालिस्ट है वो ये मानते हैं कि वहाँ लिक्विड नेचुरल गैस जो है 90% अभी भी मौजूद है नेचुरल रिसोर्सेज। इसका मतलब सिर्फ 10% यूज़ हुआ है। पूरी दुनिया के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट गैस फैसिलिटी है। अगर आप भारत की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब इस गैस फैसिलिटी पर डिपेंडेंट है। तो इस पर हमले का मतलब है ऑलरेडी तेल के दाम 110 छू चुके हैं और अब अगर लिक्विड नेचुरल गैस और उस रिसोर्स को भी टारगेट किया गया तो एनर्जी क्राइसिस और ज़्यादा गहरा सकता है। इसी के मद्देनज़र ट्रंप की चेतावनी को देखनी चाहिए। ऐसा कहा जा रहा है कि इजराइल ने शायद यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्फिडेंस में बहुत लेट लिया या जो भी उनके बीच बातचीत हुई, बट अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से इजराइल को भी वार्निंग दी गई है। शुक्रिया अरुणिमा इस पूरी जानकारी के लिए। अमेरिका युद्ध से अब ईरान और खाड़ी देशों के तेल और गैस फील्ड आग की लपटों में घिर गई है। इससे दुनिया पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। आज इसी पर होगी आवाज अड्डा में चर्चा। जरूर देखिए शाम 7:57 पर तेल पर तीसरा विश्व युद्ध। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। तेल और गैस फील्ड पर हमलों ने आज बाजार में हाहाकार मचा दिया। सेंसेक्स और निफ्टी बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। इंट्राडे में निफ्टी 23,000 के नीचे फिसल गया। कच्चे तेल में आई तेजी ने बाजार के सेंटिमेंट पूरी तरह बिगाड़ दिए। बाजार में आज क्या हुआ है पूरी डिटेल बता रहे मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। देखिए, कच्चे तेल में आई तेजी के चलते भारतीय मार्केट्स में देखें तो बड़ी गिरावट नजर आई है। साथ में आप देखें तो बैंक्स और फाइनेंशियल्स यहां पर भी मूड खराब हो गया एचडीएफसी की खबर के बाद। लेकिन दुनिया भर में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन खराब होती जा रही है इसके चलते एक बड़ा इंपैक्ट यहां पर है। अब आप निफ्टी को देखें तो दिन के दौरान 23,000 के अहम आंकड़े के पास क्लोजिंग यहां पर देखने को मिली। 3% से ज्यादा का कटरा। बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट है। मिड कैप है, स्मॉल कैप है, सेंसेक्स, चारों तरफ आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ बड़ी गिरावट। इनफैक्ट ये गिरावट इतनी बड़ी थी कि एक ही दिन की गिरावट में 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप साफ हो गया। अब आप देखिए कि इंटरेस्टिंग बात है कि निफ्टी की गेनर की लिस्ट में सिर्फ एक ही नाम है, क्या बताएं उसे। बाकी आप स्टॉक्स देखिए, बजाज फाइनेंस है, एचडीएफसी बैंक भारी भरकम 5.5% टूटता हुआ नजर आया। इटर्नल है, श्रीराम फाइनेंस, यहाँ पर भी आपको बड़ी गिरावट नजर आई। और वहीं बात करें सेक्टर्स के एक्शन की
तो आप देखिए बैंकिंग स्टॉक्स की मैंने बात की कि बड़ा कट यहाँ पर देखने को मिला। इंडिया विक्स क्योंकि अनसर्टिनिटी बढ़ी है तो 22% का उछाल यहाँ पर रहा। इसके अलावा आप कैपिटल मार्केट्स को देखिए, डिफेंस, पीएसयू स्टॉक्स हैं, आईटी स्टॉक्स हैं, रियल्टी में 4% की गिरावट। यानी आज का सत्र ऐसा था जहां पर अक्रॉस द बोर्ड आपको सेलिंग नजर आई। वेस्ट एशिया में हो रही जंग की आंच आपके किचन तक पहुंच गई है। खाने के तेलों के दाम 12 से 15 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं और अभी खाद्य तेल और महंगे होंगे क्योंकि अब फर्टिलाइजर की कमी से मलेशिया में पाम ऑयल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। वेस्ट एशिया की जंग ने आपके किचन का बजट बिगाड़ना शुरू कर दिया है। पहले एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े और अब खाद्य तेलों के दाम कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। वॉर की शुरुआत से लेकर अब तक दामों में 12 से 15 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा खाने के तेल का इंपोर्टर है और मांग का 55 से 60% तक खाने के तेल का इंपोर्ट होता है। वॉर का जो नोबडी कैन प्रेडिक्ट टुडे कि वॉर एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा, क्या 15 दिन लगेगा, क्या 1 महीना लगेगा, मगर वॉर लंबा चलेगा तो थोड़ा प्राइस में फर्क पड़ेगा ही। तो नॉट ओनली एडिबल ऑयल, सारे कमोडिटी में फर्क पड़ेगा। आज मेरा ऑयल मिल है, ऑयल मिल का एक्सपोर्ट जो मिडिल ईस्ट में जो कम से कम इंडिया 40 से 50 लाख टन एक्सपोर्ट करता है, 20% गोस टू मिडिल ईस्ट। तो अभी मिडिल ईस्ट के वजह से एक्सपोर्ट नहीं मेरा हो रहा है ऑयल मिल का। 15% एक्सपोर्ट में यूरोप में है ऑयल मिल का, वो भी तकलीफ में है। तो दोनों तरफ है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, क्योंकि वॉर से जो एक कोलेटरल डैमेज है अपने लिए। फर्टिलाइजर की कमी के चलते मलेशिया में पाम ऑयल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। कमी को देखते हुए मलेशिया ने निर्यात ड्यूटी भी बढ़ा दी है, यानी खाद्य तेल अभी और महंगे होंगे। असीम मनचंदा, दिल्ली। अब आपको बता दें, सरकार ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया है कि क्रूड सप्लाई सामान्य है। हालांकि एलपीजी को लेकर चिंता बनी हुई है। इस पर ज्यादा डिटेल लेते हैं लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण जी, आज क्या बताया है सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बताइए। देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो दरअसल आम लोगों की 2 चिंताओं पर खास तौर से फोकस था। उन दोनों चिंताओं को दूर करते हुए सरकार यहां पर दिखी। पहला कि एलपीजी का संकट कितना गहरा है और इसको सामान्य होने में कितना समय लगेगा या हालात और बिगड़ने वाले हैं। दूसरी चिंता ये कि पेट्रोल डीजल के दाम क्या बढ़ने वाले हैं क्या, क्योंकि जिस तरीके से कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं स्वाभाविक सा अंदाजा ये लगाया जाता है। तो सरकार ने दोनों का जवाब दिया। एक बात जो सरकार ने कही वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो ये कि युद्ध हो रहा है, युद्ध खाड़ी के देशों में हो रहा है, तो उसके प्रभाव से हम बचे नहीं रह सकते हैं। हम बचे क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हम अपने कच्चे तेल का, हम अपने एनर्जी का 90% से ज़्यादा उन्हीं क्षेत्रों से इंपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से हमें दिक्कत है, लेकिन हम इसको सुलझा रहे हैं। मिसाल के तौर पर रसोई गैस से इसकी शुरुआत करूं तो रसोई गैस को लेकर सरकार ने फिर से माना है कि स्थिति चिंताजनक है, लेकिन घरेलू रसोई गैस, घरेलू एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन में जितना ऑर्डर आते हैं कमोबेश उतना पूरा कर लिया जाता। अभी तक करीब 56 लाख एलपीजी सिलेंडर के घरेलू ऑर्डर आए थे, उसमें से 54,91,000 सप्लाई भी किए जा चुके हैं। इसीलिए कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। एक बात और यहाँ पे कहा गया कि कोशिश सरकार ये कर रही है कि एलपीजी सिलेंडर पे जो लोग हैं जिनके पास एलपीजी का कनेक्शन है उनको पीएनजी की तरफ कन्वर्ट किया जाए, शिफ्ट किया जाए। तो पिछले 3 दिनों में 5,600 से ज़्यादा एलपीजी कस्टमर जो है पीएनजी की तरफ शिफ्ट किए हैं। कमर्शियल एलपीजी के लिए भी 17 राज्यों ने ऑर्डर जारी किया है। कालाबाजारी पर सरकार का खास फोकस है कि कालाबाजारी रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है। एलपीजी को लेकर एक और चीज सरकार ने कहा कि 90% एलपीजी जो हम मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि डाइवर्सिफाई कर दिए हैं। कुछ एलपीजी हम यूएस से भी यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। 70% से ज्यादा क्रूड जो है नॉन स्टेट ऑफ हॉर्मुज इलाकों से हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। यूएस से भी कुछ एलपीजी यहाँ पे आ रहा है। सरकार ने एलएनजी का आंकड़ा दिया कि 47% एलएनजी हम कतर से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन चूंकि वहां दिक्कत हो रही है, वहां की फैसिलिटी पर हमला हो रहा है, तो हमारे सप्लाई पर दिक्कत होगी। तो इसके लिए हम एलएनजी ऑस्ट्रेलिया, यूएस से भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से सरकार कुछ न कुछ डाइवर्सिफाई कर रही है अपने स्रोतों को, दूसरी जगहों से एलपीजी, एलएनजी, कच्चा तेल ला रही है। लेकिन युद्ध लंबा चला तो किस मोड़ पे जाएगा, हालात कहां पहुंचेगा, इसका अंदाजा सरकार अभी बताना नहीं चाहती है। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस युद्ध के चलते प्रभावित एक्सपोर्टर्स के लिए सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान किया है। सरकार ने प्रभावित एक्सपोर्टर्स को 497 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवरेज देने का ऐलान किया है। ज्यादा डिटेल के लिए चलते संवाददाता आलोक प्रियादर्शी के पास। आलोक, एक्सपोर्टर्स को क्या राहत दी है सरकार ने?
वेस्ट एशिया में युद्ध के चलते जो मिडिल ईस्ट के एक्सपोर्टर्स हैं उनको राहत देने के लिए सरकार ने आज एक 497 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। और ये राहत पैकेज ईसीजीसी यानी कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत होगा। इसमें सभी तरह के एक्सपोर्टरों को इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा। इसमें 3 कैटेगरी बनाई गई है। पहली कैटेगरी वो है जिनका कंसाइनमेंट ऑलरेडी निकल चुका है और ये ईसीजीसी के तहत पहले से ही इंश्योर्ड हैं। सरकार ने कहा है कि इनको 100% तक पूरा इंश्योरेंस मिलेगा। ये इंश्योरेंस कवरेज जो है 14 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक के लिए होगा। दूसरी कैटेगरी वो होगी जो कि अभी कंसाइनमेंट भेजा जाना है। ये 3 महीने का टेन्योर होगा और ये टेन्योर होगा 16 मार्च से लेकर 17 जून तक। इसमें 90% तक का कवरेज तमाम एक्सपोर्टर्स को दिया जाएगा। और तीसरी कैटेगरी वो होगी जो एमएसएमई एक्सपोर्टर हैं जो ईसीजीसी से कवर्ड नहीं है, बिना इंश्योरेंस वाले जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी ये कवरेज दिया जाएगा। 50 लाख रुपए तक प्रति एक्सपोर्टर को ये कवरेज मिलेगा और ये सब पुरानी दरों पर होगा। ईसीजीसी की जो पुरानी दरें हैं उन्हीं के आधार पर ये सब राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ सरकार ने ये भी कहा है कि अभी ये फौरी राहत है, खासतौर से जो बढ़े हुए फ्रेट की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं और जो पेरिशेबल गुड्स खासतौर से फंसा हुआ है उनको राहत देने के लिए आने वाले दिनों में सरकार और भी राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। बिल्कुल आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली सरकार जल्द अपनी नई ईवी पॉलिसी का ऐलान कर सकती है। इस बार फोकस रहेगा स्क्रैपिंग आधारित इंसेंटिव पर, यानी पुराने वाहन हटाइए और नई ईवी की खरीद पर इंसेंटिव पाइए। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह के पास। रोहन, क्या होगा दिल्ली की इस नई ईवी पॉलिसी में? जी, काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार दिल्ली सरकार अपनी नई ईवी पॉलिसी की घोषणा करने जा रही है। और इस बार जो चीज खास होने जा रही है वो ये है कि ये ईवी पॉलिसी स्क्रैपेज लिंक्ड होगी, यानी कि जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं, खासतौर पे वे गाड़ियां जो BS4 या उससे ज्यादा पुरानी हैं, अगर लोग उन्हें स्क्रैप करते हैं तो उसके बदले में उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और इस सर्टिफिकेट के बदले में अगर वो 6 महीने के अंदर कोई ईवी खरीदते हैं तो उनको इसके बदले में छूट मिलेगी, इंसेंटिव मिलेगी। कितना इंसेंटिव मिलेगा तो सारी कैटेगरीज में अलग अलग रखा गया है। 2 व्हीलर्स के लिए 10,000 रुपीज, अगर 3 व्हीलर्स की बात करें तो 25,000 रुपीज, और अगर इलेक्ट्रिक कार्स की बात करें तो ये 1 लाख रुपए तक का इंसेंटिव होगा। हालांकि जो शर्त है कि इसमें अगर इलेक्ट्रिक कार में जो मैक्सिमम इंसेंटिव दिया जा सकेगा वो 15 लाख तक की गाड़ियों पर ही दिया जा सकेगा और 6 महीने के अंदर ही इसे अवेल करना होगा। साथ ही रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में भी 100% छूट देने का प्रावधान इसमें रखा गया है। ये योजना जो अभी जारी होगी अगले हफ्ते जब बजट सत्र शुरू होता है उसमें इसके जारी होने की संभावना है और ये 2030 तक जो है वो वैध रहेगी। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। इस बार गर्मियों में बिजली की पीक डिमांड लगभग 271 गीगावाट रह सकती है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने आज भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 में कहा कि सरकार इस मांग को पूरी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और गर्मियों में बिजली की कोई कमी नहीं होगी। ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा कि अगले कुछ सालों में डेटा सेंटर और ईवीज की वजह से भी बिजली की खपत बढ़ने का अनुमान है। कि मई में जून में यदि ये पावर 270 गीगावाट तक भी हमको सप्लाई करनी पड़ती है तो हमारी व्यवस्थाएं 270 तक आपूर्ति करने के लिए हैं, तैयार हैं। हम किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी। आने वाले समय में ये बढ़ने वाली है। जैसा बताया कि AI का टाइम आ गया है, जैसा बताया अभी डाटा सेंटर्स बनेंगे, ईवी यानी व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इसकी भरमार आगे बढ़ने वाली है। तो इन सब चीज़ों पर जैसे आगे बढ़ेंगे आने वाले 5 से 6 साल में हमें कम से कम इन्हीं कामों के लिए 30 गीगावाट की आवश्यकता और पड़ेगी। सरकार का अनुमान है कि अगले 10 साल में भारत की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी लगभग दुगनी हो जाएगी और इसमें बड़ी भागीदारी क्लीन एनर्जी सोर्सेस की होगी। सरकार के नेशनल जनरेशन एडवोकेसी प्लान में अगले 10 साल का रोड मैप जारी किया है, जिसमें 2035-36 तक 1100 गीगावाट से ज्यादा बिजली क्षमता का लक्ष्य सामने आया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, क्या रोड मैप दिया है आखिर सरकार ने? अगले 10 सालों में भारत में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की क्षमता कितनी होगी
इसके लिए भारत ने एक नेशनल जनरेशन एडिक्वेसी प्लान जारी किया है और इसमें अनुमान लगाया गया है कि 2035-36 तक भारत में कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाएगी। और इसमें दो महत्वपूर्ण चीजें सामने आई है। एक तो ये कि मौजूदा जो क्षमता है हमारी 520 गीगावाट की, इसके मुकाबले 2035-36 में जो क्षमता है वो लगभग दोगुनी हो जाएगी, 1100 गीगावाट हो जाएगी। और जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज सामने आई है वो ये है कि इस 1100 गीगावाट का करीब 70% ऐसा होगा जो कि क्लीन एनर्जी सोर्सेज से आएगा। अगर हम ब्रेकअप देखें तो इसमें मुख्य रूप से जो सबसे बड़ा शेयर आने जा रहा है वो है सोलर का 509 गीगावाट का। अगर विंड एनर्जी की बात करें 155 गीगावाट का जनरेशन कैपेसिटी हम हासिल कर पाएंगे। कोयला आधारित प्लांट में 315 गीगावाट, गैस आधारित से 20 गीगावाट, जो बड़ी हाइड्रो पावर प्लांट है वहां पे 77 गीगावाट, और साथ ही बायोमास का अगर हम देखें तो 16 गीगावाट, जो छोटी हाइड्रो पावर प्लांट है वहां 6 गीगावाट। तो कुल मिलाकर अगर इन सबको देख लिया जाए तो इसमें 786 गीगावाट ऐसे हैं जो कि सारे क्लीन एनर्जी सोर्सेज से आते हैं, यानी कि आने वाले दिनों में एक बड़ा जो शेयर होने जा रहा है वो हमें क्लीन एनर्जी सोर्सेज के थ्रू मिलने जा रहा है। तो बुलेटिन में अब बात चुनावी दंगल की। असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 88 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के करीबी माने जाने वाले कई नेताओं पर भरोसा जताया है और उन्हें टिकट दिया है। हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए प्रद्युत बोरदोलोई को दिसपुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर जालुकाबारी सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले जुबानी जंग तेज हो गई है। भवानीपुर सीट पर सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को सीधी चुनौती दी है। सुवेंदु ने कहा है कि उन्होंने पिछली बार ममता को हराया था, इस बार भी हराएंगे। ममता बनर्जी फिर एक बार हारने वाली है। इस सीट में नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद जिसका पास है, भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी जीतेगा। यह कमल खेलेगा। ममता बनर्जी बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, कोई इंडिविजुअल नहीं है, उनका इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है। ये पूरा जो 15 साल बंगाल का बर्बाद करने के लिए लीडरशिप जो दिया, चीफ मिनिस्टर दिया, इसलिए टीएमसी और चीफ मिनिस्टर को हराना बहुत जरूरी है। अब आपको बता दें, मई से इंस्टाग्राम मैसेज का एंड टू एंड इंक्रिप्शन खत्म हो जाएगा। क्या है इसका मतलब और इंटरनेट पर आपकी प्राइवेसी कितनी सुरक्षित है, ये सब जानने के लिए देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा। पर्सनल मैसेज नहीं रहेगा प्राइवेट, शाम 5:57 पर। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।